लोग क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये साइंस का ही रियल पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से चुन करके आपको मात्र 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस। कहाँ हो जाएगा? फोकस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियमित परावर्तन में। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अवतल पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और सीधा। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस पर। और इसमें जितना आंसर हम लोग देख रहे हैं 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या होती है यानी आर। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर होता है। आर किसके बराबर होता है? तो 2f के बराबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है दर्पण सूत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दर्पण सूत्र है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपूर्णांक की इकाई होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अपूर्णांक का कोई इकाई नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नेल का नियम। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा। क्योंकि जो दूर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें उत्तल, इसको याद रखना है। दूर कम अक्षर में है तो उत्तल भी कम अक्षर में है, और निकट अधिक अक्षर में है। निकट तो अवतल भी अधिक अक्षर में है। अवतल यानी बड़े वाला अक्षर में बड़े वाला लेंस और छोटे वाला अक्षर में छोटे वाला लेंस का इस्तेमाल करेंगे। याद करने के लिए तरीका अपना लेना है। ठीक है, तो दूरदृष्टि जब भी पूछे तो दूरदृष्टि में 2 ही अक्षर है और उत्तल में 3 है, यानी ये इसके करीब में है। ये भी छोटा, ये भी छोटा, लेकिन इसके अपेक्षा निकट 3 अक्षर में बड़ा है तो अवतल भी बड़ा है 4 अक्षर में। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समायोजन की शक्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना या छितारना। ठीक है,
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकिरणित होता है, यानी कम फैलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लाल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर में। लेंस की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है, डायोप्टर में। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। 22 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन तो इसमें नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। यानी लोहा और नाइक्रोम की अपेक्षा तांबा जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया हुआ है बी और सी, यानी ये भी होता है P बराबर V गुने आई, और सी वाला भी होता है P बराबर आई स्क्वायर गुने आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोधों का सही सूत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। या देखिए यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग जितना देखे हैं सब क्या था, फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का डी। ठीक है, कोई नहीं। कागज का जलना कोई ना ही रासायनिक परिवर्तन है और ना ही भौतिक परिवर्तन है, लेकिन बर्फ़ का जो पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, और कांच का टूटना ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए भौतिक परिवर्तन में ही आता है कांच का टूटना भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 32 नंबर में लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी आपको याद भी होगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन रंग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, जलीय विलयन नीला होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो इसका सही उत्तर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, H2 + Cl2 बराबर 2HCl। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 जिसका सूत्र होता है। CO2 चूने के पानी को कैसा बना देता है, दूधिया बना देता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, 38 तो अभी हम लोग देखे हैं, ऊपर 38 वाला ही न था, हाँ 38 वाला था। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा आवरण का निर्माण कर लेता है। ठीक है,
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, HNO3। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षार होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटमस। लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। इसके साथ ही आपको हल्दी भी याद रखना है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में है कि अम्ल में लिटमस का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, लाल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। यानी अम्ल का गुण ही होता है कि लिटमस पत्र को लाल बना देना, लाल कर देना। और क्षार का गुण होता है कि लिटमस पत्र को नीला बना देना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ सी में 7 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि घंटिया बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि अधातुएं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भंगुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। चलिए फिर आगे वाला 54 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है, तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भजन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा, अवायवीय। क्या मिलेगा, अवायवीय, याद रख लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो भजन होता है अवायवीय होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 नंबर नहीं है इसमें, आपको कितना बनाना था, 85 क्वेश्चन बनाना था। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन में है जीव विज्ञान, एक मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46। ठीक है, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछी हुई है तो 46 होगा। और गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, तब आपका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, जब जोड़ी में पूछेगा जोड़ा में तो 23 और संख्या गुणसूत्रों की तो 46। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो इसके बाद हम पूरा अपलोड कर देंगे। 100% आपका ये रियल पेपर है। ठीक है।